नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए विपात्र कहानी की दूसरी कड़ी को, जिसे लिखा है मुक्तिबोध जी ने और पहली कड़ी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ। तो सुनिए विपात्र कहानी की दूसरी कड़ी को। जगत के मन में राव साहब के संबंध में जो गुत्थी थी उसे मैं खूब समझता था। दोनों आदमी दुनिया के दो सिरों पर खड़े होकर एक दूसरे को टोकते नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को अगर बुरा नहीं तो सरफिरा जरूर समझते थे। अगर मन ही मन दी जाने वाली गालियों की छानबीन की जाए तो पता चलेगा कि राव साहब जगत को आधा पागल या दिमागी फितूर रखने वाला खपती जरूर समझते थे। इसके एवज में जगत राव साहब को कुंजी रट रट कर एमए पास करने वाला कोई गवार मिडिलची मानते थे। राव साहब जगत के हिमिंग्वे, फॉकनर और फर्राटेदार अंग्रेजी को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे और उधर जगत राव साहब की गंभीरता, अनुशासन प्रियता, श्रम करने की अपूर्व शक्ति और धैर्य के सामने पराजित हो गया था। राव साहब जब देखते कि विभिन्न नगरों से हर माह आने वाले पुस्तकों के बंडल उठाते वक्त जगत का चेहरा बाग बाग हो जाता है, तो वह खुद अपने ऑफिस की टेबल से उठकर 2 गिलोरियां मुंह में डालते हुए इस तरह मुस्करा उठते मानो उन्होंने किसी बेवकूफ़ को कृपापूर्वक क्षमा कर दिया है। तब वो व्यंग स्मित अपने हृदय का समाधान कर लिया करते थे और जब स्पेन या न्यूज़वीक के अंक जगत के सामने आते तो वे केवल इस अप्रिय तथ्य को अपने लिए मूल्यहीन समझ उन्हें अपने टेबल की दूसरी ओर फेंक देते। यह नहीं कि उन्हें अमेरिका से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी थी, वरन यह कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नैशविल ग्रामर और मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के आगे भी कोई और चीज़ हो सकती है। ज्ञान उनके लेखे अगर मोक्ष का साधन नहीं है, मुक्ति का सोपान नहीं है, तो निस्संदेह वह किसी भौतिक लक्ष्य की पूर्ति का ही एक साधन होना चाहिए। उसी प्रकार जैसे लकड़ी से कुत्ते को मार भगाया जा सकता है या संडासी से जलती हुई सिगड़ी पर तवा नीचे उतारा जा सकता है या कंसेशन की रेल टिकट खरीदकर कश्मीर जाया जा सकता है। संक्षेप में, जो व्यक्ति ज्ञान की उपलब्धि का सौभाग्य प्राप्त करके भी यदि अपने जीवन में असफल रहा है, अर्थात कीर्ति, प्रतिष्ठा और ऊंचा पद न प्राप्त कर सका, तो उस व्यक्ति को सरफिरा या दिमागी फितूर वाला नहीं तो और क्या कहा जाएगा। अधिक से अधिक वह तिरस्कारणीय और कम से कम वह दयनीय है, उपेक्षणीय है, भले ही ना हो। राव साहब इस वक्त जिस सीढ़ी पर हैं उसकी अगली पीढ़ी का नक्शा बराबर ध्यान में रखते हैं। उस अगली सीढ़ी पर चढ़ने की तरकीबें भी जानते हैं। अपना मुख हमेशा उसी तरफ रखते वे सिर्फ मौजूदा ज़रूरत के लायक पढ़ लिया करते थे। सामाजिक वार्तालाप में पिछड़ न जाने के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए 2-4 अखबार भी रोज़ ही देख लिया करते थे। प्रायः चुप रहते और खूब मेहनत करते। महाकाव्य के धीरोदात्त नायक की भांति ही धर्म, बुद्धि, कर्तव्यपरायणता और दयाशीलता की सुशिक्षित मूर्ति थे, लेकिन काम पड़ने पर अवसर के अनुसार पवित्र नियमों के इधर उधर हटकर भी अपना मतलब साध ही लेते थे। इसलिए उनके लेखे जगत मूर्ख था। वह खूब पढ़ता, अकेले अंधेरे में पड़ा रहता, बाहर कम ही निकलता, बाहर की दुनिया में वह अजनबी महसूस करता था। मानसिक रूप से वह कैलिफोर्निया या हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों के इलाके में घूमता। अमेरिकी साहित्य में वह सचमुच रम चुका था। उसी तरह जैसे शक्कर के गुलाब की पंखुड़ियाँ जिसमें गुलकंद बनता है, यह कोई गलत बात नहीं थी। कार्ल सैंडबर्ग इत्यादि प्रसिद्ध लेखकों के साहित्य में उसे जीवन स्वप्न प्रदान किए थे। वह एक भावुक स्वप्नशील व्यक्ति की भांति उन बातों के अनुसार आचरण और जीवन बनाता चाहता था, किंतु वह भूल गया था कि उन बातों ने जो साहित्य में प्रकट हुई हैं उनके कर्ताओं को कुछ नहीं दिया। जिसने दिया वह थी उनकी रचना, ना कि वह उस रचना का सत्य, रचना का यथार्थ। जगत विद्वान था लेकिन लेखक नहीं था। सिर्फ सच्चाई आदमी को कुछ नहीं दे पाती। सच्चाई के सामने लाने के लिए भी जो ताकत की ज़रूरत होती है, ऐसी सच्चाई जो आदमी जोर पैदा नहीं कर पाता, वह सिर्फ जानकारी बनकर रह जाती है।
जगत को सच्चाई सिर्फ सपना दे जाती है और लेखक न होने के कारण, कार्यकर्ता न होने के कारण या क्रिया शक्ति न होने के कारण वह स्वप्नों में डूबकर निसंग अंतर्मुख जीवन व्यतीत करता था। कम से कम आज तो जगत की यही हालत थी। यह हो सकता है कि चंद रोज बाद वह सुधर जाए, जिसकी कल्पना पर किसी के लिए भी संदेह की गुंजाइश नहीं थी। उसके इस एकांत प्रिय जीवन में हमारे यहाँ कोई खुश नहीं था। लोग समझते थे कि वह बन रहा है, कि अपने को दूसरों से बढ़ा चढ़ाकर बड़ा समझने की उसकी आदत है, कि हम सब देहाती हैं और वह खास हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से डायरेक्टरेट की डिग्री लेकर आया है। पहले लोग उसकी स्वच्छ अस्खलित अंग्रेजी भाषा प्रवाह से दबते और घबराते थे। कुछ लोग जैसे राव साहब अब भी आतंकित रहते, किंतु बाकी के लोग जो खुद डिग्री वाले थे, उसकी अंग्रेजी के कारण उसे या तो तावबाज या देश काल स्थिति को ध्यान न रखकर बात करने वाला बेवकूफ़ समझते थे। अगर वह सचमुच अमेरिका से ऊंची डिग्री लेकर लौट आता तो संभव है लोग उसे रौब में रहते, लेकिन वह तो जा ही नहीं पा रहा था। उसके सामने अमेरिका जाने की थाली भी परसी गई थी, लेकिन अपने माता पिता जो धनी तो थे किंतु थे बहुत अव्यवहारिक के कहने से, और उनका दुर्भाग्यपूर्ण विवाह संस्कार भी हो चुका था। अन्य कई झमेलों के आड़े आने के कारण नहीं जा सका था। वह गरीब नहीं था। ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड खुद अपने पैसों से जा सकता था। वह वहाँ जाने और बस जाने की इच्छा करता था, किंतु उस इच्छा की पूर्ति के पूर्व घर के झमेलों से निपटने की कला उसके पास नहीं थी। असली में वह एक बच्चा था, जिंदगी का सबके पास तजुर्बा नहीं था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि रूढ़वादी घराने में विवाहित होने के झमेलों की एक लंबी दास्तान ने उसकी जिंदगी का सारा रस निचोड़ लिया था। इस प्रकार अपनी नौजवानी में ही उसके चेहरे पर असफलता की राख और विरक्ति की धूल का लेप लग गया था, किंतु इसके विपरीत वह मानसिक लीला में डूबा रहता। वह सैन फ्रांसिस्को के किसी कॉलेज में वर्ल्ड ह्यूमन पर भाषण कर रहा था। सारे हॉल में श्रोताओं के झुंड ही झुंड दिखाई देते थे। उसमें एक संवेदनशील लड़की भी, जो किसी दूसरी या तीसरी बेंच पर बैठी हुई थी, वह उसकी ओर खिंच रही थी। भाषण समाप्त, परिचय, वैचारिक आदान प्रदान, फिर ब्लू मून रेस्तरां। दोनों एक दूसरे की सूरत देखना चाहते हैं। आंखें चुराकर वह भारत के संबंध में पूछती है। वह झेपते हुए और बाद में खुलकर अपने ज्ञान पहले प्रदर्शित और फिर समर्पित करता है। दोनों में प्रेम हो जाता है। वे विवाहित होते हैं। दोनों अध्यापक हैं अथवा इनमें से कोई पत्रकार भी है। वे सरल, स्वच्छंद, उत्साहपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। फिर वह अपनी उस स्त्री को भारत लाता है। उसका नाम रख लीजिए इरीना और वह ताज़ी ताज़ी हवा खाते हुए दिल्ली जाते हैं। वहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने घर, नगर, अहाता, दरवाज़ा, घर, कमरा, सांवला, सूनापन, दो आकृतियाँ, माता पिता, दोनों आगंतुक आंसू बरसाते हुए उसके पैर छूते हैं। स्वप्न टूट जाता है और जगत के मन में अचानक सवाल पैदा होता है, क्या इरीना भी उसके माता पिता की पैर छुएगी? राव साहब इन सब बातों को नहीं जानते हैं। अगर जगत अपनी विशाल ज्ञान राशि के द्वारा कोई ठोस बड़ी चीज़ हासिल करना चाहता है, उसके चारों ओर सम्मान और ऊंची स्थिति तथा धन प्राप्त होता, तो वह निसंदेह उसकी सफलता की श्रद्धांजलि चढ़ाते और पीछे पीछे बुराई भी करते। लेकिन जिंदगी में ऊंची सीढ़ी प्राप्त न करने के कारण और उससे जुड़े हुए दूसरे कारणों से मनुष्य को जो एक दुर्दशाग्रस्त स्थिति प्राप्त होती है, वह उसकी कमजोर नस है। सभ्यता और सील के कारण अपने व्यक्तित्व के झूठे प्रतिबिंब गिराते हुए जो लोग उसकी दुर्दशाग्रस्त स्थिति से सहानुभूति प्रदर्शित तो करते हैं, किंतु सही सही मूल्यांकन न करते हुए हे या नीचा समझते हैं, ऐसे वे लोग अपनी इस अवहेलना के भाव को हजार यत्न करने पर भी नहीं छिपा सकते। उसके प्रति उसके माथे पर असफलता की धूल लगी हुई है।
मेरे व्यक्तिगत इतिहास का यह एक सबसे विचित्र रहस्य है कि मुझे अपने जीवन के ऐसे ही लोग प्राप्त हुए जो किसी न किसी प्रकार से आहत थे। इन आहतों को पहचान में बहुत ही तकलीफ होती। आहतों का भी अपना एक अहंकार होता है जिसे मैं खूब पहचानता था और अहंकार बहुत अप्लावित और दृढ़ होता है। वह उस आवेग उच्छल कबंध के समान है जो सर कट जाने के बाद रण क्षेत्र में खून के फव्वारे छोड़ते हुए लड़ता रहता है। उसमें मात्र आवेग की ही गति होती है, लेकिन सिर न होने के सबब वह शून्य में ही चारों तरफ तलवार भांजता रहता है। और अंततः क्या जगत वैसा ही है? मेरा ख्याल है वह ऐसा भी हो सकता है। वह ऐसा भी हो सकता है। दूसरी ओर राव साहब किसी विश्वविख्यात विश्व पूजित स्तूप के चपटे तल पर, हाँ, किसी प्राचीन गौरव स्तूप पर कोई चाय पार्टी जमा कर रहे हैं। अभिमान सहित शालीनतापूर्वक नम्रता और गौरव के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए एक एक टुकड़ा और सैंडविच खाने का अनुरोध कर रहे हैं। उनके गदबदे और स्थूल शरीर के श्यामल मुखमंडल पर प्राचीन गौरव की सम्मानपूर्ण आभा के साथ ही स्वयं के प्रति गहरा संतोष व्यक्त हो रहा है। मैं इन दोनों को इसी रूप में अपनी आँखों के सामने पाता हूँ। जगत निसंदेह बेवकूफ़ था, लेकिन वह इसलिए बेवकूफ़ नहीं था कि उसके पास यूरोपीय साहित्य का ज्ञान था। यह सच है कि न हम, न हमारा शहर, न हमारा प्रांत उसके ज्ञान का उपयोग कर पाता है, न उसका मूल्य समझता है। लेकिन इसमें जगत का स्वयं का दोष नहीं है। यदि वह ऐसा ज्ञान रखता है और उस ज्ञान में रमा रहता है जिसका हम मूल्य नहीं समझते या उसे प्राप्त करने में हमारी इच्छा नहीं है, तो हमारे लेखे वह ज्ञान जो निरर्थक है, उससे निर्मित और विकसित व्यक्ति को हम आदर प्रदान भी न करें, उपेक्षा ही बन जाए, लेकिन उस पर दया तो न दिखावें। सच बात तो यह है कि उसके अर्थात हम नागरिकों के लेखे जगत की भारी भूल यह थी कि वह अपने समान नहीं था, उसके ढांचे में जमता नहीं था और ऐसे निरर्थक ज्ञान में व्यर्थ ही डूबा रहता था जिसमें फिजूल ही वक्त बर्बाद होता है, ऊंचा ओहदा नहीं मिल पाता है, अपने लेखे जिंदगी अकारत होकर बर्बाद हो जाती है। जगत बेवकूफ़ इसलिए था कि वह करियर नहीं बना सकता था। थाली में परसे लड्डू को उठाने की भांति भले ही वह ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से डिग्री ले आए, लेकिन उसके बारे में सोचता अवश्य था। उसमें सामाजिक क्षेत्र में घुसने और बैठने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी। उसे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वभाव के और विभिन्न व्यक्तिगत इतिहास रखने वाले लोगों का अनुभव नहीं था। वह अभी बच्चा था। उसकी उम्र 23-24 साल की थी। उसके दिल और तजुर्बे की खाल अभी मजबूत नहीं हुई थी। वह अब तक मनुष्यता पर सहज विश्वास कर जाता और उसे मालूम भी नहीं हो पाता कि आखिर लोग उस पर क्यों हंस रहे हैं। जगत में बड़ी बड़ी खामियां थीं, जिनमें से एक यह भी थी कि उसके अंतःकरण में सदा लेकिन नफीस और कीमती पोशाक पहनने वाले उन गंभीर मुद्राओं के प्रोफेसरों और अध्यापकों के प्रति रौब का आकर्षण था, जिसकी कॉलर में उच्चतर ज्ञान के हीरे मोती टके हुए थे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बड़ी डिग्रियों के कॉरिडोरों और कमरों में घूमते रहते हैं। यह बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ धन की वह सुविधा उत्पन्न करता है जिसके आधार पर लोग ऊंचा ज्ञान प्राप्त करते हैं और बड़ी सफाई के साथ ऊंची बातचीत करते हैं, लेकिन ज्ञान के आलोक को धन के आलोक में मिलाकर और फिर ज्ञान की उद्दीप्त मनोमूर्ति खड़ी करके देखने में अपनी बौनी परिस्थितियों को उन परिस्थितियों में घूमने वाले लोगों के अजीब फासले पैदा हो जाते हैं। जगत अपने बचपन में ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, इसलिए उसकी अंग्रेजी बड़ी सरल और स्वाभाविक हो गई थी। उसने ईसाईयत उत्तमोत्तम नैतिक गुणों के आत्मसात करना चाहा था और साथ ही उसे अपने निज के भारतीय संस्कृति से मिला लिया था। सरमन ऑफ द माउंट से लेकर पृथ्वी सूक्त तक में वह रस लेता था। जगत बेवकूफ़ इसलिए भी था कि अमेरिकी जनता के महान उपलब्धियों को अमेरिकी सरकार और उसके विशेष नीति से मिलाकर देखता था। परिणामतः जब डलेस कोई गलती करता तो उसे अपार दुख होता। उसके पास कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था।
और उस अभाव के रिक्त स्थान पर अमेरिका और यूरोप तथा भारत के भयानक दक्षिणपंथी राजनीतिक उसके हृदय में आसन जमाए बैठे थे। यहाँ तक कि बम्बई में अमेरिकी के जो भारतीय दोस्तों ने जितना कम तर काम किया था, वह काम आधे दिल से किया गया होगा। वह साम्यवाद से और रूस चीन से भयानक दुश्मनी रखता था और इस संभावना से भी डरता था कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका से पहले रूस चांद पर पहुंच जाए। हमारे बॉस जगत के इस राजनीतिक रुख से बहुत खुश थे, लेकिन वो जनता से डरते थे, क्योंकि अमेरिका परस्ती जनता में न केवल लोकप्रिय नहीं थी, वरन सामने का पान वाला और उसके आसपास वाले गंदे और बौने होटल में बैठे हुए मैले कुचैले लोग भी अमेरिका को गाली देते थे। अमेरिका पर किसी का विश्वास नहीं था। इस भावना को जगत भी जानता था, इसलिए उड़ते उड़ते ही वह मुझसे राजनीतिक बातचीत करता और उस बातचीत के दौरान भारतीय अखबारों में प्रकाशित समाचारों का एक ढांचा बनाते हुए, लेकिन कोई आलोचना न करते हुए, मैं उसकी बात का खंडन कर देता था, किसी विरोधी तथ्य पर उसका ध्यान खींच लाता। यही कारण था कि क्रमशः उसकी ज्ञानग्राही बुद्धि मेरी अवहेलना न कर सकी और मेरी ओर खींचती चली गई। उसका श्रेय मैं अवश्य लूँगा कि मैंने उसे किसी भी देश के शासक और जनता, इन दो के बीच की एकता और मित्रता पहचानने की युक्तियाँ बताई थीं। उनमें से एक निश्चित खतरा भी था कि मैं और वह आपस में टकरा जाते। व्यक्तित्वों की टकराहट बहुत बुरी होती है। जहर पचने से फैलता है, कीचड़ उछलने से। उछालने वाले और झेलने वाले दोनों के चेहरे बदसूरत हो जाते हैं। मैं हमेशा दो प्रकार के परस्पर विरोधों में भेद करता आया हूँ। एक वे जो सही हैं, जहाँ वो तेज होते रहने चाहिए, और एक वो जो गलत हैं, जहाँ वे होने ही नहीं चाहिए। जैसे राजनीति में, वैसे ही मानव संबंधों के क्षेत्र में हमें सही विरोधों का उनकी सही अनुपात में सही जगह और सही ढंग से ज़रूर बनाए रखना चाहिए। यहाँ तक कि तेज करना चाहिए जहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे परस्पर विरोध होते हैं जो हमारी नासमझी, कम समझी अथवा क्षुद्र अहंकारमूलक स्वार्थ से उत्पन्न होते रहते हैं। मानव संबंध उलझ इसलिए जाते हैं कि हम गलत जगह झगड़ा कर लेते हैं और गलत जगह झुक जाते हैं। अगर कोई दूसरा शहर होता तो शायद जगत की और मेरी यदि परिचय होता तो भी पट नहीं सकती थी, जम नहीं सकती थी, लेकिन परिस्थितियों ने दोनों को एक साथ यहाँ ले आई थी। मैं लोगों में उठता बैठता, उनसे फिजूल टकराने की कोशिश न करता और सारे समाज में रहकर भी एक अत्यंत तीव्र और अजनबीपन महसूस करता। लगभग 2 वर्षों में क्रमशः बढ़ते हुए आरंभिक परिचय के अनंतर मैंने जगत की आपेक्षिक निकटता प्राप्त की थी और ज्यों ही हमने एक दूसरे के सामीप्य को अनुभव किया था और हम साथ रहने लगे थे, दोनों की नज़रों में भी आ गए थे, अखरने लगे थे। इस तरह मानो हम में से कोई न कोई व्यक्ति आपत्तिजनक हो और दूसरों को अपनी सोहबत से बिगाड़ रहा हो। एक बात साफ है कि हमें उस महफिल में मज़ा नहीं आता था जिसमें विविध प्रकार के भोजनीय पदार्थों से लेकर कैंसर और लुकमीनिया तक, भूतों से लेकर कम्युनिस्टों तक की चर्चा होती थी। ये महफिलें जो शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलती रहती, उस अभाव का परिणाम थी जिसे अकेलापन कहते हैं। हम जो यहाँ 20 थे, वे चाहे परिवार में ही क्यों न रहें, अपने को अकेला, किसी शाखा का कटा हुआ अधूरा महसूस करते हैं और अपने अकेलेपन की वेदना से भागने के लिए वक्त काटने की एक अजीब ही तौर तरीका सामूहिक भोजन, सामूहिक पार्टियाँ, गपबाजी, महफिलबाजी का आसरा लिया करते हैं। लोग भले ही उसका मज़ा लिया करें। मैं ऐसी बेढंगी, बेजोड़ और बेमेल सोसाइटी में फंसकर बड़ी घुटन महसूस करता हूँ। वही हाल जगत का भी था। फ़र्क यही था कि मुझे इस तरह अकेलेपन से भागने और वक्त काटने की इच्छा नहीं रहती थी, ना जगत को ही रहती थी। इसलिए हम लोग अनसोशल कहलाते थे। क्लब की ज़िंदगी अगर सामाजिकता का लक्षण है तो मैं ऐसी सामाजिकता से बाज आया। लोगों में ताज्जुब
करने की बात यह थी कि आखिर हम अपना वक्त कैसे काटते हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि ब्रिज, सांपों और भूतों की चर्चा, एक दूसरे की टांग खींचने की होड़ और राजनीतिक गप के बजाय हम घूमने के लिए निकल जाते हैं और कभी हिमिंग्वे या डिकेंस अथवा एडा विसेंट मिले की चर्चा करते हैं, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। एक बार जब हम तरह तरह की चर्चाओं में विलीन रात को 8 बजे घर लौटने के बजाय 9:30 बजे के करीब लौटे, तो एक ने कहा, क्यों भाई, जानते नहीं, भले आदमी रात में नहीं घूमा करते। और हम ताज्जुब करने लगे कि आखिर ये ऊंची डिग्रियों वाले लोग जिन्होंने बड़ी उपाधियां प्राप्त की हैं, इतने जड़ और मूर्ख क्यों हैं। तो ये था विपात्र कहानी का दूसरा भाग और कहानी अभी जारी है। तीसरे भाग की कहानी सुनने के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।